गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। नवभारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर लाइट, प्रकाश, और इसमें हमने पढ़ा था परावर्तन के बारे में। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तन, लेकिन परावर्तन से संबंधित हम पढ़ रहे थे कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं। तो कल आपको 2-4 परिभाषाओं के बारे में बताया गया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था? देखिए, आपको हमने बताया था ध्रुव के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा था मुख्य अक्ष के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र के बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा था वक्रता त्रिज्या। और अब जो हम पढ़ेंगे वो है मुख्य फोकस। और इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है, मुख्य फोकस, या फिर इसको फोकस बिंदु भी कहा जा सकता है। इसमें देखिए दो अलग अलग होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, और एक होता है उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। तो पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो वो भी इसी तरह से पूछा जाता है। प्रश्न आता है या तो अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए, और या फिर पूछेंगे उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो इसके लिए पहले चित्र बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। इसका अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये हो गया P यानी पोल यानी ध्रुव। दर्पण के बीचों बीच स्थित बिंदु, जैसा कि कल बताया था डेफिनेशन में, तो क्या होता है? ध्रुव। दर्पण के बीचों बीच स्थित वह बिंदु जिससे होकर मुख्य अक्ष गुजरती है, क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये क्या हो गया? ध्रुव। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को जानने के लिए हम यहाँ पे क्या खींचेंगे? मुख्य अक्ष। क्या खींची गई है? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर चलकर के आ रही है प्रकाश की किरणें, और ये जितनी भी किरणें इधर से जारी होती है तो ये कुछ नियम के अनुसार आगे परावर्तित होके चलती है। तो यहाँ पे ये एक रूल होता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती है, और वही बिंदु इसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। कैपिटल F से इसको प्रदर्शित किया जाता है। कल आपको पहले बताया गया है कि इस तरह के डायग्राम्स बनाते समय ये एरो के निशान लगाने ज़रूरी होते हैं। तो ये एरो के निशान भूलिएगा मत, याद रखना आपको, ताकि इसे पता लग जाए कि कौन सी किरण कहाँ से आ रही है और किधर जा रही है। अगर आपने ये चीज़ नहीं लगाई तो आपका डायग्राम गलत माना जाएगा। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की परिभाषा देखिए।
अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। आ गया समझ में? अवतल दर्पण का फोकस बिंदु और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, ये दो अलग अलग डेफिनेशंस है। तो इसमें देखिए, अवतल दर्पण पर, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष, ये बीच वाली रेखा क्या हो गई? मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, जैसे ये और ये दो किरणें हैं, आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, ये यहाँ से परावर्तन हो गया इसका, इसके बाद में ये इस बिंदु पे आके मिल रही कि नहीं मिल रही है, जाकर मिलती है, तो वो अवतल दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस भी इसको कह सकते हैं, वो कहलाता है। और इसके लिए ये चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। तो ये जो पांचवी परिभाषा है उसमें दो परिभाषाएं हैं, एक ए और एक बी, एक अवतल दर्पण का फोकस बिंदु और एक उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। तो इसी का पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद में समझेंगे। उत्तल दर्पण है तो उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। ये देखिए, ये इसके अंदर की सतह पर पॉलिश की हुई है और मुख्य अक्ष बना लेंगे एक। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। और ये यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाता है। पी से प्रदर्शित करता है ध्रुव। और अब मुख्य अक्ष से चलकर किरणें आएगी, सॉरी अनंत से, मुख्य अक्ष से नहीं, अनंत से चलकर प्रकाश की किरणें आएगी। और अनंत से चलकर जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है, तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, ये गोलीय दर्पण से परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार ये किरणें जो है वो निकलती है। किरणें कहाँ से आ रही है और वापस परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम, कौन सा नियम इसमें लगा है। कुछ नियम होते हैं 3-4, जिसके बारे में बताएंगे आपको, तो उसके अनुसार ये इसका परावर्तन होता है। अब इसमें देखिए, उत्तल दर्पण पे, जैसा कि इसमें हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, तो इसकी परिभाषा जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें। यहाँ तक सेम है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इसमें भी लिखेंगे दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इसमें लिखा हमने जिस बिंदु पे जाकर मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है और ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये किरण इधर आई और इधर फैल गई, और ये किरण इधर आई और इधर फैल गई। तो ये फैली हुई किरणें जो है एक्चुअल में तो यहाँ से आ रही है, लेकिन
हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरणें किसी इस बिंदु से आ रही है। ये देखिए, ये इसका क्या हो गया, मुख्य फोकस। वापस परिभाषा पे आ जाते हैं। उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, हमें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में नहीं आ रही है लेकिन इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उत्तल दर्पण का क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। तो परिभाषा इसकी लिखते हैं, उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ये इसकी परिभाषा है। तो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु पूछे तो ये चित्र बनाना होगा और ये परिभाषा देनी होगी, और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु पूछे तो ये डायग्राम बनेगा और ये परिभाषा देनी है। इसके बाद में परिभाषा एक और बच जाती है, फोकस दूरी। 5 परिभाषाएं अब तक पढ़ चुके और अब हम पढ़ेंगे छठी परिभाषा जो है फोकस दूरी। छठी परिभाषा हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, स्मॉल एफ। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को या फोकस बिंदु किससे प्रदर्शित किया था, कैपिटल एफ से, और अभी फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा को जानने के लिए पहले क्या बना लेते हैं, चित्र। ये देखिए एक अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका ध्रुव P, और ये हो गई मुख्य अक्ष। तो ये इसका बिंदु P था, ध्रुव था, और यहाँ पे है इसका फोकस बिंदु कैपिटल F। कैपिटल F और ध्रुव P, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है, फोकस दूरी। यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। स्मॉल एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव
P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पूरी हो गई है। कितनी परिभाषाएं हुई टोटल? 6 परिभाषाएं। ध्रुव पढ़ा हमने, मुख्य अक्ष पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, इसके बाद में 5 हमने पढ़ी थी मुख्य फोकस, और ये 6ठी है फोकस दूरी। तो ये सारी परिभाषाएं हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे जो चित्र बनाएंगे हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो इसमें ये सारी परिभाषाएं आवश्यक होती है, ये आपको आना जरूरी है। अब देखिए हम देखते हैं, एक चीज़ आई थी हमारे वक्रता त्रिज्या, उसको हमने किससे प्रदर्शित किया था? कैपिटल R से। और कैपिटल R और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है? कैपिटल R बराबर 2f लिखा जाता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। तो कैपिटल R बराबर 2 स्मॉल f लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या होती है। फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। और यदि हम अवतल दर्पण को आगे की ओर बढ़ाएं, इसको एक गोला मान ले हम, और इसको आगे की ओर अगर बढ़ाएं तो इस तरह का गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? ये, और ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र C। ये इसका क्या हो गया? यहाँ पे ध्रुव बिंदु P। C और P के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी कैपिटल R। ये यहाँ से लगा के और यहाँ तक क्या है? कैपिटल R है। ये वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो किसकी इक्वल होती है? 2f के। यानी ये जो इतनी दूरी है वो क्या है? फोकस दूरी है। और अगर इससे दुगुनी कर ले, डबल कर ले, तो फिर वो 2f हो जाएगी। और 2f P से 2f जो डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो R और 2f में रिलेशन है, इससे हम इस सूत्र को ऐसे भी बना सकते हैं, F बराबर R/2। अगर आपको R का मान दे दिया जाता है और फिर फोकस दूरी पूछ ली जाती है, तो क्या करोगे? वक्रता त्रिज्या में 2 का भाग लगा के और हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से संबंध आया हुआ है, इसलिए आपको बताया इसमें। ये सारी परिभाषाएं हो गई। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो अपना टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। इससे पहले आपने परावर्तन के नियम पढ़ रखे हैं। तो परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियमों में 2 नियम पढ़े थे हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला नियम था। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव एक समान होता है, ये दूसरा नियम था। तो केवल परावर्तन के नियम लिखिए, अगर ऐसा पूछे तो वो 2 नियम लिखने हैं। और गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम अलग है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि किरणें कहाँ से आती है और परावर्तन के पश्चात में कहाँ से होकर गुजरती है। तो चित्र बनाने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या है उसको जानने के लिए हमें इन नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। तो पहले इन नियमों को समझ लीजिए। पहला नियम देखिए, पहले चित्र बनाते हैं इसके लिए।
ये अवतल दर्पण हो गया और ये हो गई मुख्य अक्ष। ये इसका पहला रूल है। क्या होता है पहला रूल? अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गया पहला रूल। और दूसरा रूल क्या होता है? इसके लिए यहाँ पे चित्र बना देता हूँ पहले। ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल। और ये रेखा कौन सी हुई? मुख्य अक्ष। ये देखिए, इसका ऑपोजिट है ये। इसमें क्या बताया था? मुख्य दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और इसमें इसका उलट है, दर्पण पर मुख्य अक्ष से होकर अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या था? समांतर आई और एफ से गुजर गई। इसमें क्या है? एफ से आई और समांतर हो गई। तो इसका उलट हो गया ना एकदम। तो ये दूसरा रूल है। तीसरा इसका नियम देखिए, बताते हैं चित्र के द्वारा। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। और ये रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। आपने पढ़ रखा है वक्रता केंद्र के बारे में। ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका ध्रुव बिंदु है और ये है इसका वक्रता केंद्र। तो तीसरा नियम क्या है? दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है दर्पण पे, तो वो बिना मुड़े, बिना विचलित हुए अपने पथ पे लौट आती है या सीधी निकल जाती है। तो ये तीसरा नियम है। चौथा नियम एक और है, यहाँ बता दीजिए। देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गई मुख्य अक्ष, पी। ये मुख्य अक्ष होगी, ये ध्रुव हो गया। और जैसा कि हमने परावर्तन के नियमों को पढ़ते समय जो डायग्राम बनाया था, उसमें एक चीज़ बताई थी आपको कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। यानी कोण आई और कोण आर का मान कैसा होता है? इक्वल। ये यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या है? कोण आई है। और वापस किरण निकल जाती है इधर, तो इधर जो कोण बनेगा वो क्या है? कोण आर है। कोण आई और कोण आर का मान समान होता है। तो इस नियम को हम कैसे लिख पाएंगे? इसको लिखेंगे कि दर्पण पर मुख्य अक्ष जो अभिलंब का काम करता है, दर्पण पर मुख्य अक्ष से आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण है, मुख्य अक्ष ये है। तो दर्पण पर मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाती है, उतना ही कोण मुख्य अक्ष के साथ परावर्तित किरण बनाते हुए निकल जाती है। जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे। और डायग्राम बनाते समय अगर इस तरह की स्थिति आती है, तो जितने एंगल से हम कोण मतलब इस पे दर्पण पे किरण को आपतित करवा रहे हैं, उसी कोण से वो किरण जो है इसमें शो करनी है परावर्तित होते हुए। यह है 4 रूल किसके? गोले दर्पण से परावर्तन के नियम। तो इनको लिख के नहीं बता रहे, एक बार यहीं पे वापस रिपीट कर देते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है? दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह पहला नियम।
और मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा देखिए, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित जो प्रकाश की किरण है वो बिना मुड़े सीधे चली जाती है। और चौथा और लास्ट नियम है, दर्पण पर मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष का साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो ये 4 रूल है, आपको ये चारों याद रखने हैं। इन्हीं के अनुसार आगे प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा ये हम निर्धारित कर पाएंगे। इसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसके लिए अलग अलग कंडीशन होंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। और इसके लिए हम चित्र बना चुके हैं पहले। ये देखिए अवतल दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गई। अनंत पे वस्तु को कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। और आपको पता है अनंत वाली वस्तु को हम देख नहीं सकते, केवल ये मान सकते हैं कि जो वस्तु अनंत पे रखी हुई है उससे चल के जो प्रकाश की किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो अनंत पे रखी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आई है। और आपको पता है अभी मैंने जो नियम बताया तो उसमें पहला नियम क्या था, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात F पर जाकर मिलेगी। तो ये किरणें कहाँ पे जाके मिलेगी, F पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F पर। और इसके लिए क्या करते हैं, हम स्थिति लिखते हैं और इसकी प्रकृति भी लिखते हैं प्रतिबिंब की, और हम प्रतिबिंब की साइज भी यहाँ पे लिखते हैं। आगे बात समझ में। स्थिति कहाँ बना है प्रतिबिंब, F पर, यानी फोकस बिंदु पर। प्रकृति क्या है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब प्राय 6 कंडीशंस होती है टोटल, जिसमें से 5 में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। प्रकृति क्या होती है, वास्तविक, और वास्तविक उल्टे होते हैं। तो प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक। अब है इसकी साइज, तो साइज में हम लिखेंगे अत्यंत छोटा। कैसा होता है प्रतिबिंब, अत्यंत छोटा। यह है इसकी पहली कंडीशंस। बाकी टोटल 6 कंडीशन होते हैं, अलग अलग जगहों पे हम रखेंगे 6 स्थितियों पे वस्तु को, तो उसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल पढ़ेंगे। और एक चीज़ बताते हैं आपको, अभी जो आप साउंड सुन रहे थे, ऐसी साउंड पिछले 2 दिनों में आपने नहीं सुनी होगी। तो इसका रीज़न है कि टिड्डी बहुत आई हुई है, इसीलिए इसको उड़ाने के लिए किसान जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी फसल की रक्षक बने हुए हैं। ओके।